हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना मैम आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आप सभी को हिंदी साहित्य सीरीज पढ़ा रही हूं। तो जो भी स्टूडेंट अपने CUT PG UGC हिंदी नेट TGT PGT हिंदी या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आपका विषय यदि हिंदी है तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नए आया है या फिर जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। आज मैं आप सभी के लिए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त को लेकर के आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय है हम उसको पढ़ लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1937 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं वो किस नाम से लिखी है तो इन्होंने अपनी रचनाएं कलाधर उपनाम से लिखी है। जयशंकर प्रसाद की अगर मैं बात करूं तो जयशंकर प्रसाद जो हमारे हिंदी काव्य धारा है उसमें जो छायावादी काव्य धारा है, कौन सी छायावादी, जो छायावादी काव्य धारा है उसके ये प्रमुख कवि रहे हैं। छायावादी काव्य धारा के 4 स्तंभ माने जाते हैं तो उनमें से जयशंकर प्रसाद एक है। तो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। तो ये जो 4 कवि हैं वो हमारे छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। तो उनमें से जयशंकर प्रसाद प्रमुख है। इन्होंने जो लेखन कार्य किया है वो किस में किया है? ब्रज भाषा में किया है। इनके नाटक की मैं बात करूँ तो नाटक कौन कौन से हैं? सज्जन 1911, कल्याणी परिणय 1912 जो नागरणी प्रचारणी सभा में प्रकाशित हुआ था, प्रायश्चित 1913, करुणालय 1913, राजश्री 1915, विशाखा 1921, आजाद शत्रु 1922, कामना 1923 में लिखा गया और प्रकाशन कब हुआ इसका? 1927 में हुआ था। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1929, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 1933 और अग्निमित्र ये इनका एक अपूर्ण नाटक है। अब हम आगे देखें तो चंद्रगुप्त अब इनके काव्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो खंड काव्य में प्रेम पथिक 1914 का, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी में। इनका जो सबसे प्रसिद्ध जो महाकाव्य है वो कौन सा है? कामायनी 1935, मुक्तक काव्य में कानन कुसुम 1913, चित्राधार 1918, गीत काव्य में जो झरना है वो 1918 का है, आंसू 1925 और लहर 1933। तो ये इनके कौन से हैं? गीत काव्य है। कहानी संग्रह में छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। तो ये कौन है? इनके कहानी संग्रह है। उपन्यास में तो कंकाल 1929, तितली 1934 और इरावती 1938 इनके उपन्यास है। निबंध जो इनका है वो है काव्य कला और अन्य निबंध। चंपू काव्य जो उर्वशी है 1906 ईस्वी में लिखा गया था वो एक चंपू काव्य है। और बहुर वाहन 1907 ये इनके 2 कौन से काव्य हैं? ये इनके चंपू काव्य है। लाल चतुर्वेदी के शब्दों में कविता प्रसाद का प्यार है और उनका गद्य उनका कर्तव्य है। तो ये जो जयशंकर प्रसाद के विषय में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त जो नाटक है उसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है कौन सा? चंद्रगुप्त, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है और उसके जो पात्र हैं ये सब हमने अभी जयशंकर प्रसाद के विषय में जाना। अब इनके नाटक के विषय में भी हम जान लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जो चंद्रगुप्त नाटक है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम समीक्षा करेंगे और उसके जो पात्र है कि उस नाटक में कौन कौन से पात्र है उनके परिचय को भी हम लेंगे। प्रसाद के संपूर्ण नाटकों में सबसे विस्तृत
और प्रौढ़ नाटक रीति कौन सी है? चंद्रगुप्त है। यानी कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो ये नाटक लिखा गया है चंद्रगुप्त, वो सभी नाटकों में क्या है? सबसे बड़ा नाटक है और प्रौढ़ कीर्ति यानी कि पढ़ने योग्य माना जाता है। प्रसाद जी ने 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय शीर्षक एक क्या लिखी थी? लघु नाटिका लिखी थी। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कल्याणी परिणय नाटिका को कुछ परिवर्तन करके इसी नाटक में शामिल किया गया है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931 ईस्वी में किया था। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको याद रखेंगे कि जो चंद्रगुप्त नाटक का जो चतुर्थ अंक है उसमें कल्याणी परिचय नाटिका को कुछ परिवर्तन करके उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके इस नाटक में शामिल किया गया था। इस नाटक में कुल 4 अंक हैं और 44 दृश्य हैं और इसमें जो गीतों की जो संख्या है इस नाटक के अंतर्गत वो 13 है। प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 10 दृश्य हैं, तीसरे में 9 और चौथे अंक में 14 दृश्य शामिल हैं। नाटक के जो पुरुष पात्र हैं उनके विषय में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। कि इस नाटक में 19 पुरुष पात्र हैं। तो वो कौन कौन से हैं? चाणक्य किसका नाम क्या है? विष्णुगुप्त, मौर्य साम्राज्य का निर्माता है और इस नाटक का प्रमुख पात्र है। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट नाटक का नायक है, जो कैसा है? निर्भीक है, दृढ़ है और विश्वास से आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। नंद ये जो कौन है? ये मगध का सम्राट है। तो अभी हमने 3 पुरुष पुत्रों के बारे में अभी हमने नाटक के 3 पुरुष पात्र के विषय में जाना। कौन कौन से? चाणक्य वो कौन है? वो मौर्य साम्राज्य का निर्माता है और मुख्य पात्र है। चंद्रगुप्त कौन है? चंद्रगुप्त नाटक का नायक है जो निर्भीक है, दृढ़ है और आत्मविश्वासी है। और नंद कौन है? नंद जो है वो मगध का सम्राट है। अब हम आगे देखें। अब है राक्षस, वो कौन है? मगध का अमात्य है। वररुचि कात्यायन मगध का अमात्य है। शकटार मगध का मंत्री है। आम्बिक ये तक्षशिला का राजकुमार है। पर्वतेश्वर ये कौन है? ये पंजाब का राजा है। पोरस सिंहगण मालव गण मुख्य का कुमार है, जो कैसा है? गौण पात्र है। एक सिकंदर है, ग्रीक विजेता। फिलिपिस ये सिकंदर का अक्षत्रप है। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का ये पिता है। अब स्त्री पात्र में हम देख लेते हैं कि स्त्री पात्र में कौन कौन है। अलका ये तक्षशिला की राजकुमारी है। कल्याणी मगध राजकुमारी है। नीला लीला ये कल्याणी की सखियां हैं। मालविका सिंधु देश की कुमारी मुख्य नारी पात्र है। एक संघर्षशील स्वामिनी स्त्री जो अशिक्षित भी है। कार्नेलिया ये सेल्यूकस की पुत्री है। एलिस ये कार्नेलिया की सहेली है। अब हम चंद्रगुप्त नाटक के विषय में पढ़ लेते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक की जो कथा है उसको 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाग में सिकंदर का भारत पर आक्रमण और प्रत्यावर्तन है। दूसरे भाग में मगध सम्राट नंद का विनाश और चंद्रगुप्त को मगध का शासन। तीसरे भाग में चंद्रगुप्त की सुदूर दक्षिण भारत में विजय और मगध के षड्यंत्रों की समाप्ति है। और चौथे भाग में आक्रमणकारी सेल्यूकस का पराजय और उसकी पुत्री के साथ चंद्रगुप्त का विवाह। इन कथाओं का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के राजनीतिक कथा के साथ साथ अन्य कई कथाओं को भी शामिल किया गया है, जैसे सिरहण कल्याणी की कथा, चंद्रगुप्त मालविका की कथा, चंद्रगुप्त कल्याणी की कथा, चंद्रगुप्त कार्नेलिया की कथा और शकटार नंद की कथा, पर्वतेश्वर और कल्याणी की कथा। तो इन कथाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। प्रथम जो अंक है उसमें चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक में तक्षशिला के कुलगुरु के मठ का, इधर जो तस्वीर मेरी आ रखी है तो उसकी वजह से आपको जो है वो अक्सर नहीं दिखाई दे रहे होंगे, तो मैं इसको हटा देती हूँ। प्रथम अंक में क्या है? प्रथम अंक में तक्षशिला के कुलगुरु के मठ का चित्रण इसमें दिखाया जाता है, जिसमें चाणक्य और सिंहगण का क्या होता है? वार्तालाप दिखाया गया है। और इस अंक में अक्षलेंद्र का आक्रमण होता है और क्या हो जाता है? कुलनंद का विनाश हो जाता है और सभी पात्र जो होते हैं वो संघर्ष रहित हमने इसमें दिखाए जाते हैं।
प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं और 2 गीत हैं। तो प्रथम जो दृश्य है उसका स्थान कौन सा है? तक्षशिला के कुलगुरु में 5 प्रमुख पात्रों का दर्शन होता है। यानी कि जो हमें बताया ना अभी प्रथम अंक में किसका होता है वर्णन, तो तक्षशिला के कुलगुरु के मठ का चित्रण किया गया है। तो इस मठ के अंतर्गत जो हमें 5 प्रमुख पात्रों के दर्शन होते हैं, किस किस के? चाणक्य की, चंद्रगुप्त, सिंहण, अलका और आम्बिक। इन 5 पात्रों के हमें जो दर्शन होते हैं, इन पांचों की चारित्रिक विशेषताएं संकेत से प्राप्त हो जाती है। चाणक्य, चंद्रगुप्त और सिंहण के बीच बातचीत करके राष्ट्र के ऊपर आने वाली भावी संकटकालीन स्थिति की ओर संकेत करता है। कि जो चाणक्य होता है वो चंद्रगुप्त और सिंहण के बीच में वार्तालाप करता है और बताता है कि राष्ट्र के ऊपर, कि देश के ऊपर जो संकटकालीन स्थिति जो है वो आ रही है, तो उसको संकेत देता है। इसी दृश्य में ब्राह्मणों पर गर्व करने वाले चाणक्य की राजनीतिक दूरदर्शिता, उद्देश्य एवं बुद्धि की कुशलता के भी दर्शन होते हैं। इसके साथ साथ सिंहण के प्रति अलका के प्रेम का आकर्षण, उसकी निष्कपटता और राष्ट्रीय भावना का संकेत भी इसके अंतर्गत हमें मिलता है। आम्बिक के ये कुछ शब्द, बस बस दूरदर्श युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है, तुम सब कुचक्रों में लिप्त हो, चुप रहो, अलका ऐसी बात नहीं है जो यूं ही उड़ा दी जाए। सिंहण और आम्बिक की झपट, चाणक्य और आम्बिक की बातचीत, चंद्रगुप्त का सिंहण के प्रति मित्रता का व्यवहार, अलका और सिंहण का सन्निहिततापूर्ण वार्तालाप, ये मुख्य घटनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अब द्वितीय अंक के अंतर्गत क्या है कि इस अंक में मगध और सम्राटों के विलासिता को दर्शाया गया है, जिसमें विलासिती युवक और युविताओं का विकार दिखाई देता है। वही नंद राक्षस व सुवासनी है, और यहीं पर सुवासनी व राक्षस का एक गीत आता है। तृतीय जो दृश्य है वो पाटलिपुत्र के एक भगन कुटीर में चाणक्य को अकेला दिखाया जाता है। भावुक चाणक्य अपने स्थान को देखकर एवं अपने माता पिता तथा सक्टार के वंश पर राजनीति विपत्तियों का संकेत पाकर विषय की दिशा का दृढ़ निश्चय करता है। राज्य उलट देने तक आवेश में उदासीन होकर जीवन व्यतीत करने का निश्चय करता है। ये दोनों प्रवृत्तियां उसके मानसिक द्वंद्व का सूचक है। इसमें क्या है कि तीसरे दृश्य में जो है पाटलिपुत्र का एक भगन कुटीर है, उसमें चाणक्य क्या है, अकेला दिखाई देता है। और जो चाणक्य होता है वो भावुक होता है अपने जन्म स्थान को देख करके, एवं अपने पिता तथा सक्टार के वंश पर जो राजनीतिक विपत्ति दिखाई देती है उसको देखकर वो क्या हो जाता है, भावुक हो जाता है। और इस स्थिति को देख करके वो क्या एक दृढ़ निश्चय करता है और राज्य को उलट देने के आवेश में वो क्या होता है, उदासीन होकर जीवन व्यतीत करने का निश्चय भी करता है। ये दोनों ही प्रवृत्तियां उसके मानसिक द्वंद्व का सूचक है, यानी कि उसके मस्तिष्क में किस प्रकार का द्वंद्व चल रहा है। शैशव काल की स्मृति उसकी हार्दिक भावना की ओर संकेत करती है, यानी कि जो शैशवावस्था में जो उसकी स्मृतियां थी, शैशवावस्था की जो यादें थी, वो उसको क्या करती है, हार्दिक भावनाओं की ओर, उसके हृदय में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है उसकी तरफ संकेत कर रही है। कि घरों को क्या कह रहा है, वो घरों को पशु की खोर कह रहा है, जिसमें पशु जो खाना खाते हैं वो पशु की खोर जो है घरों को कह रहा है। इससे उसका जो संकोच है, यह कहकर उसका जो संकोच है, उसकी बौद्ध धर्मानुयायी जो उसकी प्रवृत्ति है वो दिखाई देती है। नंद के ब्राह्मण जाति के प्रति उसकी जो उपेक्षा है, और चाणक्य के हृदय में नंद के प्रति जो क्या है, विद्रोह है, प्रतिकार की जो भावना बीजारोपण करती है। इसी दृश्य में चाणक्य मगध को उलट देने का संकल्प लेता हुआ क्या करता है, खंबा खींचकर गिरा देता है और चला जाता है। यानी कि वो क्या कह रहा है कि वो मगध राज्य को उलट देगा, उसका विनाश कर देगा, और उस चीज का वो संकल्प लेता है और खंबे को खींचकर वो गिरा देता है और वहां से चला जाता है। तो ये हमें सब तृतीय दृश्य के अंतर्गत दिखाई देता है। अब चौथा दृश्य कौन सा है, कुसुमपुर में सरस्वती मंदिर के उपवन के पथ में राक्षस और सुवासनी मिलते हैं।
अपने जीवन के मधुमेह भविष्य की रूपरेखा एक दूसरे के सामने रखते हैं। अभी वो स्थान कहाँ दिखाई दे रहा है? कुसुमपुर में सरस्वती मंदिर है और उसके उपवन में, उसके बगीचे के रास्ते में राक्षस और सुवासनी हमें दिखाई देते हैं मिलते हुए। और वो क्या कर रहे हैं? अपने जीवन के मधुर में भविष्य की क्या कर रहे हैं? रूपरेखा एक दूसरे को बता रहे कि हमारा भविष्य ऐसा होने होगा। सुवासनी अपना अविचल प्रेम राक्षस के प्रति प्रकट करती है, यानी कि सुवासनी के मन में राक्षस के प्रति जो अपार प्रेम है वो उसके सामने प्रस्तुत करती है। बाद में प्रेम की बलि बेदी पर मर मिटने के लिए दृढ़ निश्चय होकर सुवासनी के कथा अनुसार ही गौतम मद का समर्थक बनने को तत्पर हो जाता है। कौन? ये राक्षस। जो राक्षस क्या होता है? प्रेम की बलि बेदी पर मर मिटने के लिए दृढ़ निश्चय होकर सुवासनी के कथा अनुसार, यानी कि सुवासनी के कहे अनुसार ही जो राक्षस है वो बौद्ध मत का समर्थन करने को तत्पर हो जाता है। तभी राजकुमारी कल्याणी अपनी सखी नीला के साथ आती है, जो उसे तक्षशिला के लौटते हुए स्नातकों की सूचना देती है। वो क्या कर रही है? अब हमें कौन दिखाई देता है? राजकुमारी की सखी है। कौन? राजकुमारी कल्याणी की सखी नीला हमें दिखाई देती है, जो तक्षशिला से लौटते हुए स्नातकों की सूचना किसको देती है? राक्षस को देती है। उसी उपवन में 2 ब्रह्मचारियों का प्रवेश भी होता हुआ हमें दिखाई देता है। अब 5वां दृश्य क्या है? 5वें दृश्य में मगध के नंद की राज्यसभा का दृश्य हमें दिखाई देता है। तो इन सब चीजों को याद रखेंगे कि पहले दृश्य के अंतर्गत कौन सी घटना घटी थी, दूसरे के अंतर्गत कौन सी घटना और वहाँ पे कौन से दृश्य का वर्णन किया गया है। क्योंकि आजकल जो परीक्षाएं में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हमें नाटकों के बीच में से, उपन्यासों के बीच में से, कहानियों के बीच में से पूरी डिटेल में पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि पूछ लेंगे कि चंद्रगुप्त नाटक के 5वें दृश्य में कहाँ का वर्णन, कौन सा दृश्य दिखाया गया है। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, तो इसलिए इन सबको याद रखते हुए चलेंगे कि 5वां दृश्य में किसका दृश्य है? मगध के नंद की राज्यसभा का दृश्य दिखाई देता है। यहाँ अमात्य राक्षस के साथ साथ को तक्षशिला से लौटते हुए स्नातकों के शिक्षा पूर्ण करने की सूचना मिलती है। वरिष्ठ जो मंत्री वर रुचि की तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रति सम्मानपूर्ण भावना प्रकट होती है। जो वरिष्ठ मंत्री होता है वर रुचि, उसकी तक्षशिला जो विश्वविद्यालय उसके प्रति क्या है? सम्मान की भावना दिखाई देती है। उसी सभा में चाणक्य का प्रवेश होता है, जो राज्य पर आने वाले संकट की चेतावनी देता है। वह ब्राह्मण धर्म की पुष्टि करता हुआ बौद्ध धर्म की शिक्षा, मानव व्यवहार और राष्ट्र रक्षा के लिए अधूरी बतलाता है कि जो ब्राह्मण धर्म की पुष्टि करता हुआ क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए और राष्ट्र रक्षा के लिए क्या है? अधूरी है। उसने यह भी बतलाया कि उसने तक्षशिला विद्यालय में अध्यापक का कार्य करके मगध राज्य का सम्मान बढ़ाया है। कि जो तक्षशिला जो चाणक्य है उसने क्या कहा? चाणक्य ने बतलाया कि जो तक्षशिला विद्यालय में उसने अध्यापक का कार्य करके जो मगध राज्य है उसका सम्मान बढ़ाया है। अंत में चाणक्य के कथनों से नंद उसे विद्रोही ब्राह्मण कहकर निकाल देने की आज्ञा देता है। कि चाणक्य को क्या कहता है नंद कि ये जो है विद्रोही ब्राह्मण है, और ऐसा करके वो उसको वहां से निकाल देता है। चंद्रगुप्त गुरु के सम्मान की रक्षा करना चाहता है और नंद चाणक्य की चोटी खिंचवाकर सभा से निकलवा देता है। अंत में चाणक्य बंदी बना लिया जाता है। चंद्रगुप्त जो है चाणक्य की रक्षा करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, और नंद क्या करता है? चाणक्य की चोटी खिंचवाकर उसको सभा से निकलवा देता है और उसको बंदी बना लेता है। अब छठा दृश्य है। छठा दृश्य में किसका वर्णन है देख लेते हैं कि इस दृश्य में सिंधु नदी के तट पर अलका, मालविका और सिंहण मंच पर आते हैं। मालविका उद्भांड का एक चित्र अलका को देती है। उसी चित्र को छीनने के लिए एक यवन गुप्तचर आता है। उसमें यवन, सिंहण और सैनिक के बीच संवाद है। इसमें क्या है? इस दृश्य के अंतर्गत
क्योंकि छठे दृश्य के अंतर्गत इस दृश्य में सिंधु नदी के तट पर कौन दिखाई देते हैं हमें? अलका, मालविका और सिंहण मंच पर आते हुए हमें दिखाई देते हैं। मालविका उद्भान का एक चित्र किसको देती है? अलका को देती है। उसी चित्र को छीनने के लिए एक यवन गुप्तचर आता है। इसमें यवन, सिंहण और सैनिक के बीच में जो संवाद है वो हमें दिखाई देता है। अंत में अलका को राजद्रोही सिद्ध करके बंदी बनाना चाहता है, पर अलका स्वतः ही बंदी होकर गांधार नरेश के पास चली जाती है। अब सातवां दृश्य है। सातवें दृश्य में स्थान जो है मगध का बंदीगृह का दृश्य हमें दिखाई देता है। यहाँ राष्ट्र कल्याण एवं संपूर्ण आर्यवर्त के गौरव की रक्षा में चिंतित बंदी चाणक्य दिखाया जाता है। इस अवस्था में उसका यह प्रण कि दया न किसी से मांगूंगा और न अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर दया करूंगा, कि अब जो हमें सातवां दृश्य है उसमें हमें बंदी चाणक्य दिखाई देता है। और वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि ना तो मैं अपनी प्राणों के लिए अपने प्राणों के लिए मैं किसी से दया मांगूंगा और ना ही अधिकार और अवसर मिलने पर, कि मुझे अधिकार और अवसर मिलने पर मैं किसी पर भी दया नहीं करूंगा। चाणक्य राक्षस और वर रुचि के मध्य बीच में क्या होता है? संवाद होता है। इसी दृश्य में जो चंद्रगुप्त है वो क्या है? चाणक्य को मुक्त करवा कर ले जाता है। कि सातवें दृश्य में जो चंद्रगुप्त होता है वो चाणक्य को क्या करता है? मुक्त करवा के ले जाता है। आठवां जो दृश्य है उसमें क्या दिखाया गया है कि आठवें दृश्य में गांधार नरेश का प्रकोष्ठ है। राजा, अलका, आम्बिक तीनों ही मंच पर आते हैं और अपनी अपनी मनोवृत्ति की झलक जो है दिखाते हैं। अलका बंदी के रूप में राजा से, या राजा कौन है? अपने पिता से न्याय कराने के लिए आती है। वह कहती है कि मैं अपराधनी हूँ, मुझे दंड मिलना चाहिए। अंत में अलका राष्ट्र प्रेम की चिंगारी की अभिव्यक्ति करती हुई और अपने भाई को कुलद्रोही बताती हुई राष्ट्र रक्षा के लिए पिता से आज्ञा मांग कर घर बार छोड़कर चली जाती है। अब वो जो अलका है वो अपने पिता से क्या कह रही है? वो न्याय करने के लिए कह रही है और वो कह रही है मैं कि अपराधी हूँ और मुझे दंड मिलना चाहिए। और अपने क्या कह रही है? वो राष्ट्र प्रेम को दर्शाती हुई वो क्या करती है कि अपने भाई को कुलद्रोही बता देती है और राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने पिता से आज्ञा मानकर अपने घर बार को, अपने घर को छोड़ देती है और चली जाती है। राजा अलका को खोजने जाता हूँ कहकर वेग से प्रस्थान हो जाता है। यानी कि राजा क्या कह रहा है कि मैं अलका को खोजने जा रहा हूँ, और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जो नौवां दृश्य है उसमें जो स्थान है वो कहाँ का है? परवेत्वेश्वर की राजसभा का है, जहाँ चाणक्य और परवेत्वेश्वर के बीच में संवाद होता है। चाणक्य बड़े बुद्धि कौशल से परवेत्वेश्वर को बताता है। तो क्या बताता है कि आने वाली विपत्ति संपूर्ण आर्यवर्त के लिए हानिकारक है, तो वो सब इसको बता रहा है। जो 10वां दृश्य है वहाँ पर कानन पथ है। आरंभ में अलका और सैलुकस की भेंट होती है। पुनः चाणक्य और चंद्रगुप्त का वहाँ पर प्रवेश होता है। व्याघ्र की घटना से चंद्रगुप्त और सैलुकस का साक्षात कराया जाता है। यानी कि चंद्रगुप्त और सैलुकस को सामने खड़ा कर दिया जाता है। व्याघ्र से अपनी रक्षा सैलुकस द्वारा हुई यह जानकारी चंद्रगुप्त उसके प्रति कृतज्ञ ज्ञापित करता है। व्याघ्र से अपनी रक्षा सैलुकस द्वारा हुई है, कि व्याघ्र की रक्षा किससे हुई है? सैलुकस के द्वारा हुई है। और यह जानकर चंद्रगुप्त क्या है? अपनी कृतज्ञता, यानी कि मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, और अपना आभार व्यक्त करता है। चाणक्य चंद्रगुप्त को यवन सेनापति के साथ साथ बातें करते हुए देखकर अलका के मन में संदेह होता है। यानी कि जो चाणक्य है और चंद्रगुप्त को यवन सेनापति से बात करते हुए वो देखती है, जिससे अलका के मन में क्या जाता है? संदेह आ जाता है। वह महात्मा दंडायन के आश्रम में चली जाती है। अब 11वां दृश्य क्या है? जो 11वां दृश्य हमें दिखाई देता है उसमें सिंधु तट पर महात्मा दंडायन का आश्रम हमें दिखाई देता है। भारतीय महान दार्शनिक दंडायन अपनी कुटिया के आगे बैठे हुए प्रकृति से बातें करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ एनिसा क्रिटिज, अलका, चंद्रगुप्त, यवन, चाणक्य, सिकंदर और सैलुकस का प्रवेश होता है। इसी दृश्य में दंडायन अलसेंदर से
चंद्रगुप्त को दिखाकर कहता है, इसी दृश्य में जो दंडायन है वो अलकेशंदर से चंद्रगुप्त को दिखाकर कहता है, देखो यह भारत का भावी सम्राट है जो तुम्हारे सामने बैठा है। यह सुनकर सभी स्तब्ध होकर चंद्रगुप्त को देखने लगते हैं और चंद्रगुप्त कार्नेलिया को देखने लगता है। अब ये इसको कौन बता रहा है? अब चंद्रगुप्त को भावी सम्राट बताया जा रहा है। और कौन बता रहा है? ये दंडायन बता रहा है कि ये देखो यह तुम्हारे सामने भारत का भावी सम्राट बैठा है। और इसको देखकर सब क्या हो जाते हैं? स्तब्ध हो जाते हैं, चौंक जाते हैं और चंद्रगुप्त को देखने लगते हैं। और चंद्रगुप्त किसको देख रहा है? कार्नेलिया को देखने लगता है। अब द्वितीय अंक है, द्वितीय अंक में किसी इस घटना का वर्णन हुआ है तो उसको देख लेते हैं कि पश्चिमो उत्तर प्रांत की राजनीतिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है इस दृश्य के अंतर्गत। फिलिप्स के चंगुल से कार्नेलिया का चंद्रगुप्त द्वारा उद्धार है। इन सब के बाद कार्नेलिया का चंद्रगुप्त को अपना बन जाना दिखाई देता है। विदेशी सेना की यथास्थिति चाणक्य को प्राप्त हो जाना। मगध का पुनः समस्त कार्य व्यापारों का केंद्र बन जाना, चंद्रगुप्त का दोनों गणतंत्रों का सेनापति बन जाना। तो ये जो घटनाएं हैं हमें इस दृश्य के अंतर्गत दिखाई देती है। जो द्वितीय अंक है इसमें 10 दृश्य हैं और इसके अंतर्गत 3 गीत गाए गए हैं। इसका जो प्रथम दृश्य है, इस दृश्य में फिलिपिस और कार्नेलिया, चंद्रगुप्त और सिकंदर आदि कई विपक्षी हमें दिखाई देते हैं, जिसका परिचय प्रथम अंक के सभी दृश्यों में मिल चुका है। यानी कि कार्नेलिया, फिलिप्स, चंद्रगुप्त, सिकंदर ये कौन है, इन सब का दृश्य में प्रथम अंक के अंतर्गत मिल गया है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया के बैठने का दृश्य हमें दिखाया जा रहा है, जिसका हृदय भारत की प्राकृतिक शोभा से विमुग्ध है। यहीं पर वह बड़ी तल्लीनता से भारत भक्ति का एक गीत गाती है और वो गीत कौन सा है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा। उसी समय दुष्प्रवृत्ति वाला फिलिप्स शिविर में प्रवेश करता है। तो ये जो गीत है अरुण यह मधुमेह देश द्वारा किसके द्वारा गाया गया है? ये जो है कार्नेलिया के द्वारा गाया गया है। अब इसका दूसरा दृश्य जो है झेलम तट का वन पथ हमें दिखाई दे रहा है। पहले चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका का प्रवेश होता है। ये तीनों सिंहण की प्रतीक्षा करते हुए बातें करते हैं। फिर है गांधार राज्य, सिंहण, कल्याणी, सेनापति और पर्वतेश्वर के बीच में वार्तालाप चल रहा है। जो तीसरा दृश्य है वो युद्ध स्थान का दिखाई दिया है। पर्वतेश्वर सेनापति को कहता है कि मैं स्वयं गज का संचालन करूंगा। यह कहकर वह स्वयं गज सेना का संचालन करने के लिए क्या है? तैयार हो जाते हैं। उसी समय वेश बदलते हुए चंद्रगुप्त और कल्याणी प्रवेश करते हैं। उनके वार्तालाप से प्रकट होता है कि कल्याणी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। चंद्रगुप्त को देश की दुर्दशा के प्रति क्या है? चिंता है। अब जो है चौथा दृश्य हमें दिखाई देता है। चौथे दृश्य में स्थान कौन सा है? स्थान है मालव के सिंहण के उद्यान का एक अंश हमें दिखाई देता है। प्रारंभ में कोमल, कल्पनामयी मालविका और अतृप्त चंद्रगुप्त के बीच बातचीत होती है। चंद्रगुप्त संदिग्ध भावना से यह कहकर कि रणभेरी के पहले यदि मधुर मुरली की एक तान सुन लूं तो कोई हानि नहीं होगी। अब चंद्रगुप्त क्या कह रहा है? वो संदिग्ध भावना से यह कह रहा है कि रणभेरी से पहले यदि मधुर मुरली की तान सुन लूं तो कोई हानि नहीं होगी। तभी चाणक्य का प्रवेश होता है। वह चंद्रगुप्त को कोमल और असामयिक बातों से वर्जित करके यवन सेना की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके चला जाता है। यानी कि चंद्रगुप्त को क्या कह रहा है कि इस प्रकार की बातें कोमल और समय की, यानी कि समय के अनुसार जो ये बातें हैं ये करना वर्जित है। और यवन सेना की जो गतिविधियां है उसकी जानकारी वो चंद्रगुप्त को देता है और वहां से चला जाता है। पांचवा दृश्य जो है बंदी गृह का है। घायल सिंहण और अलका का वार्तालाप पांचवें दृश्य के अंतर्गत होता है। अलका सिंहण को यह बता देती है कि बंदी होना आचार्य चाणक्य को ज्ञात है कि हमारा जो बंदी होना, हम बंदी जो हो गए हैं, हमारा बंदी होना चाणक्य को पता है कि हम बंदी हो चुके हैं। अंत में अलका पर्वतेश्वर के साथ चाणक्य की आज्ञा से
प्रणय का स्वांग रचकर उसे सिकंदर को भावी आक्रमण में सहायता नहीं देने के लिए बाध्य कर देती है। अब अंत में क्या होता है कि जो अलका है परवेत्वेश्वर के साथ चाणक्य की आज्ञा अनुसार प्रणय का स्वांग रचती है और उसे सिकंदर को भावी आक्रमण में सहायता नहीं देने के लिए बाध्य करती है कि तुम सिकंदर को सहायता आक्रमण में सहायता नहीं करोगे। इसके लिए वो उसको क्या कर देती है, बाध्य कर देती है और वह अपने इसी कपट पूर्ण प्रेम के बल पर सिंहण को मुक्त करा देती है। इस दृश्य में अलका का गीत है, यानी कि अलका के द्वारा गीत गाया जाता है और वो कौन सा है, प्रथम यौवना मंदिरा से मत प्रेम करने की थी प्रभा। अब जो छठा दृश्य है वो हमें दिखाई देता है। छठे दृश्य में क्या दिखाया गया है, किसका वर्णन हुआ है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। इस दृश्य में मालवों के स्कंधावार में युद्ध परिषद का आयोजन होता है। मालव और शूद्रकों की सम्मिलित सेना का सेनापति प्रारंभ में नागदत्त आदि के विरोध करने का भी सिंहण की अभिलाषानुसार चंद्रगुप्त बनाया जाता है। व्यासपीठ से चाणक्य का वक्रता और ओजपूर्ण व्याख्यान होता है, जिसमें यह भी संकेत मिल जाता है कि यवन सहायता के लिए परवेत्वेश्वर की सेना नहीं आएगी। यवन सेना में विद्रोह भी हो गया है कि उसकी सेना करने के लिए जो परवेत्वेश्वर की सेना है वो नहीं आ रही है और यवन सेना में क्या हो गया, विद्रोह हो गया है। जो सातवां दृश्य है यह दृश्य बहुत ही छोटा है। परवेत्वेश्वर के प्रासाद में यानी कि महल में अलका और परवेत्वेश्वर अपनी विषय समस्या अलका के सम्मुख रखता है, क्योंकि वह अपनी प्रेयसी अलका के सम्मुख मालव युद्ध में भाग लेने के लिए प्रतिश्रुत हो चुका है। उधर सिकंदर 8 सहस्त्र अश्वारोही मांगे हैं। ऐसी स्थिति में ही अलका समझा देती है कि सिकंदर के साथ संधि नहीं, पराधीनता को स्वीकार किया गया है। परवेत्वेश्वर 1000 अश्वारोही को लेकर सिकंदर की ओर जाने की योजना बनाता है। उसी समय अलका भी साथ में जाना चाहती है। यहाँ पर अलका को गीत गाने की इच्छा होती है। परवेत्वेश्वर गीत सुनोगे, यह कहकर गीत गाती है। बिखरी किरण अलक व्याकुल हो बिरस वदन पर चित्ता लेख। अब आठवां जो दृश्य है, आठवां दृश्य में क्या है, रावे के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त का क्या होता है, प्रवेश होता है। बातचीत में युद्ध के अनुकूलता के वातावरण की शीघ्रता प्रकट होती है कि इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप होती है उससे क्या होता है, युद्ध में अनुकूलता यानी कि युद्ध के अनुकूल जो वातावरण है बन जाएगा, उसकी शीघ्रता प्रकट होती है। उसी समय सिंहण का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त उसे यवनों की जल सेना पर आक्रमण करने को इसलिए कहता है कि जिससे उसकी सारी सामग्री क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। उसी समय मालविका अलका को आकर यह सूचना देती है कि परवेत्वेश्वर प्रतिज्ञा भंग कर सिकंदर की सहायता के लिए आया है। सिकंदर के दूत को निरादर करके सिंहण लौटा देता है। अंत में सिंहण और चंद्रगुप्त के वार्तालाप से भारतीय राजनीति की यवन राजनीति से श्रेष्ठता सिद्ध होती है और इस समय चंद्रगुप्त सिंहण को यवन राजनीति से लड़ने के लिए सलाह देता है। तो ये सभी घटनाएं हमें आठवें दृश्य के अंतर्गत दिखाई देती है। अब नौवां दृश्य क्या है, नौवां दृश्य में शिविर के समक्ष कल्याणी आर्य चाणक्य के से मगध लौटने की आज्ञा मांगती है। यानी कि शिविर के समीप में जो कल्याणी है वो क्या करती है, चाणक्य से मगध लौट जाने की आज्ञा मांग रही है। पर मनोवैज्ञानिक का पंडित चाणक्य से चंद्रगुप्त के प्रेमपूर्ण हृदय को ठेस लगाने का भय दिखाकर क्या कर लेता है कि रोक देता है कि तुम्हारे जाने से क्या होगा, चंद्रगुप्त के हृदय पर ठेस लगेगी और इसलिए वो उसको वहां से रोक लेता है। उसी समय राक्षस का प्रवेश होता है। उसे वह भावी भय की आशंका दिखाकर उसकी राजभक्ति तथा अवध के प्रति प्रेम को उत्तेजित करते हुए एवं आशंका उत्पन्न करके रोक लेता है। इन दोनों के यहाँ रहने में भी उसे लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। 10वां दृश्य, जो 10वां दृश्य है वो क्या है, दूसरे अंक का अंतिम दृश्य है। मंच पर मालवा दुर्ग का भीतरी दरवाजा दिखाई
दिखाया जाता है, यानी कि इस दृश्य के अंतर्गत मालव मालवा दुर्ग का जो भीतरी दरवाजा है वो हमें दिखाया जाता है। अलका और मालविका का वार्तालाप होता है, वहाँ पर दोनों स्त्रियों की बातचीत से स्त्री सुलभ प्रवृत्तियां प्रकट होती हैं। अलका में पुरुषोचित पौरुष विद्यमान है, तभी वह आयुध रखने के लिए आग्रह करती है। मालविका का हृदय कैसा है? कोमलता और दया से परिपूर्ण है। अलका का हृदय कैसा है? पुरुषोचित पौरुष विद्यमान है, तभी वह आयुध रखने के लिए आग्रह करती है। और मालविका का हृदय कैसा है? कोमलता और दया से परिपूर्ण है, तभी वह कहती है, मैं डरती हूँ, रक्त की प्यासी छुरी अलग करो अलका, मैंने सेवा व्रत लिया है। उसी समय शीघ्रता से सिकंदर और सिंहण एक दूसरे पर वार करते हुए प्रवेश करते हैं। यवन राज सिंहण के भयानक प्रत्याघात से घायल होकर गिरता है। सिंहण सिकंदर को प्राणदान देकर छोड़ देता है। पीछे से यवन सेना दुर्ग द्वार तोड़ती हुई भीतर प्रवेश करती है। सिंहण वीरता एवं उत्साहपूर्वक मालवकों को विश्वस्त कराता है। उसी समय चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का प्रतिघात करते हुए प्रवेश करते हैं। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त क्या करते हैं? प्रत्याघात करते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और अंत में कृतज्ञता का बोझ हल्का करने के लिए चंद्रगुप्त क्या है, उसको छोड़ देता है। आज के लिए इतना ही। आज हमने अपने नाटक के 2 दृश्यों को जाना, और इन 2 दृश्यों के अंतर्गत जो घटनाएं घटी उन घटनाओं के विषय में भी जाना। तो आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं जो अपनी CUT PG की, UGC हिंदी नेट, TGT PGT हिंदी या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उनका विषय यदि हिंदी है, तो वो अपनी इन वीडियो के ज़रिए तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नया आया है या फिर जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं हम कल की अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम आगे के 2 दृश्यों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।